आपने हाल ही में विवादास्पद एक बयान दिया जिसमें आपने दादरी के वाकये की तुलना बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से की। अब बाबरी के बाद जो दंगे हुए उसमें हजारों लोगों की मौत हुई। दादरी का हाल का वाकया जिसमें एक शख्स की मौत होती है, उसकी तुलना बाबरी से कैसे कर सकते? दरअसल मैं जिस मजहब का मानने वाला हूँ वो इस्लाम है, और इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है, मेरे कुरान का, अल्लाह का और मेरे नबी का, कि अगर एक बेगुनाह मारा जाए तो गोया पूरी आलम इंसानियत को कत्ल कर दिया गया, होल ह्यूमैनिटी मैसेकर। और अगर एक बेगुनाह को बचा लिया गया तो पूरी आलम इंसानियत को बचा लिया गया। 6 दिसंबर 92 को जो कुछ हुआ वो एक ऐसा दाग है हिंदुस्तान की तहजीब के माथे पर जो दुनिया रहते मिट नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, तत्कालीन मुख्यमंत्री का हलफनामा था और प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था राष्ट्र के साथ। उसके बावजूद 6 दिसंबर 92 को जिस बेदर्दी से एक बेजान इमारत को गिराया गया, और फिर आपने देखा कि 92 के बाद 2002 आया। 2002 ने शायद दुनिया के सामने हमारी शक्ल बहुत खराब कर दी, और यही वजह हुई कि आज जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के बादशाह हैं, इन्हें अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया, यूरोप जाने की इजाजत नहीं दी गई इन्हें। इसलिए अमेरिका ने नहीं बुलाया है कि 2002 के इंसानी कत्लेआम के जिम्मेदार को माफ कर दिया है दुनिया ने, बल्कि इसलिए बुलाया कि अमेरिका एक सौदागर है, वो दुनिया पर राज करता है और दुनिया से पैसा वसूल करके अपने यहाँ के लोगों को ऐशो आराम मुहैया कराता है। हिंदुस्तान सबसे बड़ी मंडी है। नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया बराक ने, दोस्ती है ना बादशाह की, प्रधानमंत्री को बुलाया है हिंदुस्तान के, लेकिन वो दाग नहीं हट गए। उसके बाद जितने वाकयात हुए हिंदुस्तान में, मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछता हूं, मुझे मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार ठहराया गया कि मैंने ये दंगा कराया है, मैंने गुनाहगारों को छुड़वाया है। मैंने कहा था कोई एजेंसी दुनिया की हो, अगर मेरा कोई टेलीफोन रिकॉर्ड मिल जाए तो मुझे कुतुब मीनार पर ले जाकर फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो ये बेगुनाही मेरी सामने आना चाहिए। जस्टिस सहाय साहब की रिपोर्ट आ चुकी, लेख आ चुके हैं, मेरा कहीं तस्करा तक उस रिपोर्ट में नहीं है। किसने मुझे सोने चांदी के कंगन पहना दिए? मुल्क हमारा भी है, हमारे अजदाद ने भी कुर्बानियां दी। सबसे पहला गाय के ज़बीहे पर अगर पाबंदी लगाई किसी ने तो मुसलमान बादशाह बाबर थे। अगर किसी ने गाय के ज़बीहे पर सबसे बड़ी सजा तय की तो बहादुर शाह जफर थे, फांसी का हुक्म था। आज उस कौम को जिसने टीपू सुल्तान पैदा किया, बहादुर शाह जफर पैदा किया, अशफाकुल्लाह खां पैदा किया, अब्दुल हमीद पैदा किया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पैदा किए, अबुल कलाम जैसा राष्ट्रपति और मिसाइल मैन पैदा किया, आप उसे कहते हैं हो, गद्दार हो, देशद्रोही हो? दुख नहीं होगा सर, लेकिन एक सिर्फ गोश्त खाने की अफवाह पर एक इंसान की जान ले ली गई, ये नफरत क्यों है आखिर? सर, पर कानून व्यवस्था तो आपके जिम्मे है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। अगर आपके से संभल नहीं रहा तो गलती तो सर आपकी है, आप दूसरों को दोष संभलने की नहीं है। भीड़ जमा हो गई, इतनी भीड़ जमा हो जाए और प्रशासन को पता न हो, षड्यंत्रकारी एक इबादतगाह से ऐलान करें, भीड़ जमा हो, और इससे पहले कि फोर्स वहां पहुंचे, इससे पहले कुछ मिनट तो लगेंगे, 15-20 मिनट तो लगेंगे, घंटा आधा घंटा तो लगेंगे। एक चौकी की पुलिस, 4 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले तो इतने बड़े मॉब को कंट्रोल नहीं कर लेंगे जितना बड़ा मॉब वहां जमा हो गया था। क्या करेगी सरकार? जब समाज ही तय कर लेगा, जब यहाँ के बहुसंख्यक ही तय कर लेंगे कि अल्पसंख्यक को नहीं रखना है, तो कैसे रह लेंगे? पर सर, ये सारे दंगे उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े निकाल के देखें तो आंकड़े दिखाते हैं पिछले 5 साल के ही नहीं ना, सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट सारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, और मुसलमानों के सियासी फैसले की बिना पर ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। यही हमारी बेगुनाही है और यही सबूत है जालिमों के खिलाफ हमारा। यही सबूत है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, उन्हें मालूम है कि सरकार को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है, नफरत का। नहीं, क्योंकि केरल में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, असम में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर भी विपक्ष की सरकार है। वहां अयोध्या नहीं है। 3 वाक्य हुए हैं सर, वहां अयोध्या नहीं है। 176 मौतें हुई हैं 2007। वहां अयोध्या नहीं है, वहां काशी नहीं है, ज्ञान बापी मस्जिद, वहां मथुरा नहीं है,
ये तीनों चैलेंजेस उत्तर प्रदेश में है। कहां मुकाबला कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की नफरतों से केरल की सभ्यता का कहां मुकाबला कर रहे हैं? वो तो आपकी नाकामी है कि आप उसको, नफरत को इंसानियत में नहीं बदल पाए। नहीं, हमारी नाकामी नहीं है। कोई प्रशासन नफरत और मोहब्बत का ठेका नहीं लेता है, इसका ठेका समाज लेता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह के भाषण कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, उससे क्या अंजाम होगा? यदुवंशी के मुंह में शैतान, यदुवंशियों को उकसाया गया है और कहा पहचानो ये शैतान कौन है। उनका इशारा लालू जी की तरफ नहीं था, उनका इशारा उन पर था जिनसे वो बहुत नाराज हैं। चौथे भाषण में आप प्रचारक हो गए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की दुहाई देने लगे, क्योंकि आपको भारत के राष्ट्रपति का संदेश मिला था और संदेश ये मिला था कि आप देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन गया कि आप गलत बयान दे रहे हैं। संदेश गया, संदेश का कोई भी तरीका हो सकता है, और उसके चक्कर में पीएम प्रेशर में आया, उन्होंने ये कहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्या सारी दुनिया ने टेलीविजन पर राष्ट्रपति को बोलते नहीं देखा? प्रोटेस्ट दर्ज कराते नहीं देखा? अखबार आज भरे पड़े हैं राष्ट्रपति के एहसास से, क्या पूरी दुनिया ने ये नहीं देखा? मैं अगर यूएनओ जाने की बात कर रहा हूं तो कुछ जाहिल ये कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हो गया। क्यों सर? आप, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, ये पुलिस आपको भी रिपोर्ट करती है उत्तर प्रदेश में, इन सब के आप क्यों नहीं बैठते? 6 दिसंबर 92 को कहां थे ये सब? मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, कहां थे ये सब? कहां थे जब ये मारा जा रहा था बेगुनाह? सब मुजफ्फरनगर में जब भी हुआ, आप ही पुलिस में है ना, आप ही लोग तो समाजवादी पार्टी सरकार चला रहे हो। मतलब ये हुआ कि यूएनओ गाली हो गया। अगर यूएनओ गाली है तो भारत अपनी सदस्यता वापस ले। पर आप पर यह आरोप लगा कि आप वो बात करते हैं जो नवाज शरीफ करता है। पाकिस्तान का नवाज शरीफ कहता है कि इसको यूनाइटेड नेशंस लेके चलो, हिंदुस्तान में आजम खान है जो कहता है यूएन लेके चलो। हम इंटरनेशनल हो गए। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। पूरी दुनिया से ये बात कहेंगे आप? मोदी जी से पूछेंगे वो कितनी बार गए हैं यूएनओ? या आजम खान से ही पूछेंगे क्योंकि आजम खान मुसलमान है? मैंने अगर यूएनओ को दरखास्त दी कि यहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैंने देश को बदनाम किया। और प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर, हम जितने डेलीगेशंस में गए हैं आज तक विदेश, और जब भी जाते हैं हम देश का सम्मान रखते हैं। आज तक एक लफ्ज न 6 दिसंबर का, न मुजफ्फरनगर का, न सहारनपुर का, न मलियाना का कोई कभी जिक्र नहीं किया। नहीं, हम बहुत खुश हैं। क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने? चोर है ये देश, कमीशन खोरों का देश है। कोई 50 करोड़ लेता है, 100 करोड़ लेता है, 1000 करोड़ लेता है। इस तरह आज तक किसी ने जलील नहीं किया था जिस तरह देश के प्रमुख ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जलील किया। और फिर उम्मीद ये करते हैं कि अमेरिका से और विदेशों से लोग कारोबार करने के लिए यहां आए। कहां ले जा रहे हैं आप? 15-15, 20-20 सूट बदलकर एक दिन में आप हिंदुस्तान की गरीबी पर क्या थप्पड़ मार रहे हैं? आपके कोट के अंदर जो रुमाल रखा हुआ है उसकी कीमत एक गरीब के 10 जोड़ों के बराबर है। हमने गरीबी के सही मायने देखे। हमने चाय तो नहीं बेची है और चाय बेचने का ढोंग नहीं किया है, और चाय बेचने के ढोंग से लोगों को जज्बाती बनाकर 125 करोड़ देश को ठगा नहीं है हमने। कहां है 20 लाख रुपए? कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कहां है 24 घंटे की बिजली? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हर फील्ड में नाकाम हो गए। क्या किया है गंगा के लिए? गंगा तो मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हमने किया है गंगा के लिए। वो कह रहे हैं साफ हो जाएगी अक्टूबर 2018 तक हो जाएगी साफ। उमा भारती ने हमें इंटरव्यू दिया, सीधी बात में कहा उन्होंने। मैं बताता काम चल रहा है। मैं बताता हूं कैसे, कहां चल रहा है काम। झूठ भी ऐसा बोलेंगे? मैं हूं उसका मंत्री उत्तर प्रदेश में, मुझसे ऐसा कहेंगे? और आज जो भी कुछ है बनारस में, गलियां, सारी गलियां इंटरलॉकिंग, और चैलेंज था मेरे लिए पिछली सरकार में वाटर सिस्टम को चेंज करना, पाइपलाइन को चेंज करना। बनारस जैसे शहर में जहां गलियां इतनी पतली हैं कि आदमी सीधा गुजर नहीं सकता, हमने 100% पाइपलाइन चेंज की, सीवर सिस्टम वहां पर कायम किया, हमने एसटीपीज बनाए। आज बेशतर पानी रोका जाता है, गंदा नहीं होता। गंगा गंदी नहीं होती, गंगा हमसे गंदी नहीं होती है। गंगा गंदी होती है उन गोश्त के कारखानों से
जहां 24 लाख टन गोश्त काटा जाता है, बीफ काटा जाता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। ब्राजील नंबर 2 पर रह गया है। देंगे जवाब प्रधानमंत्री इसका? आदित्यनाथ जी देंगे जवाब इसका कि इसका लहू कहां जाता है? अब सरकार कह रही है कि इसमें हम गंगा के बारे में आपको बतला दें। गंगा को जितना भी साफ किया है हमने किया है, इस टोपी वाले ने।